देखिए, मैं भारतीय जनसंघ में आकर अपनी राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत की। मैं 1968 में जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में आया था और संगठन मंत्री की परिकल्पना ये थी कि पूर्ण रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हुए, क्योंकि हमें समझते थे कि भारतीय जनसंघ शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी दल है, इस दल को संगठित करने में और बढ़ाने में लगातार लगा जाए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को किनारे रखते हुए सबकी महत्वाकांक्षा में अपने को समाहित कर आगे बढ़ा जाए, यह संगठन मंत्री का एक स्वाभाविक रूप से अर्थ होता था। उस रूप में मैंने काम किया और फिर आगे चलकर जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां हुई, उन गतिविधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि संपूर्ण क्रांति का जो संघर्ष था, आंदोलन था, वो था लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का। उस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का संघर्ष समिति का संयोजक के रूप में काम किया और उस काल में जब श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और न्यायालय से उनकी संस्था को समाप्त कर दिया गया और उसके तत्काल बाद जो इमरजेंसी लगी, उस इमरजेंसी के अंदर 1 महीने के बाद मैं पकड़ लिया गया, क्योंकि उस समय अंडरग्राउंड रह करके मैं वर्किंग करता था। देवरिया जेल में रहा, 18 महीने तक मैं जेल में था और सन 77 में जब जनता पार्टी बनी और फिर चुनाव प्रारंभ हुआ, तो चुनाव के बाद जनता पार्टी का मैं प्रदेश का सदस्य था और जनसंघ घटक दल का मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का काम देखता था और लेकिन लखनऊ हमारा मुख्यालय हो गया और उसके बाद मैं 78 में राज्यसभा में निर्वाचित हुआ। फिर अखिल भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना। जनता पार्टी के कई युवा घटक दल थे, उनको समन्वय करना था। चंद्रशेखर जी ने मुझे समन्वय समिति का अध्यक्ष भी बनाया और फिर सन 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। प्रदेश में मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना और तब से लेकर सन 91 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा। 84 तक राज्यसभा की सत्ता खत्म हुई थी। फिर 86 से लेकर 2001 के पहले तक मैं विधान परिषद का सदस्य था और 91 में मैं भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आई तो उसमें प्रदेश का अध्यक्ष था और लगातार अध्यक्ष रहा। 97 में मायावती के साथ में सरकार में मंत्री था। 6 महीने का समझौता था, उसके बाद कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए और उनके साथ में 3 वर्ष तक मंत्री रहा। फिर मैं उसके बाद प्रदेश का अध्यक्ष हो गया। तो लगभग मैं 4.5 बार मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा। लगभग 10 वर्ष तक मैं अध्यक्षता किया और 2002 से 2001 से फिर से मैं राज्यसभा का सदस्य हुआ और उसके बाद मैं विभिन्न राज्यों के संगठन का प्रमुख बना। सर, किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर स्वास्थ्य होगा तभी आप कार्य कर सकते हैं, अगर शिक्षा होगी युवाओं के पास तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें बीजेपी के क्या नियम है? हमने स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर लिया है और स्वास्थ्य को सर्वत्र उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमने व्यवस्था की थी। वो ठीक है, हमने तय किया था जिला मुख्यालयों पर चिकित्सालय तो होंगे ही, नगरीय मुख्यालय पर भी बड़े चिकित्सालय खुले, ये भी हमने प्रयत्न किया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सर्वत्र खुले, न्याय पंचायत स्तर तक खुले, ये भी हमारा प्रयत्न था और हमने उस समय चल शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सालय
चल चिकित्सालय जो एम्बुलेंसेज या उस प्रकार के उस पर रखते हुए हमने प्रारंभ किया था, जिसमें गांव में भी आम आदमी को हम स्वास्थ्य ठीक से उपलब्ध करवा सके और दवाओं का भी ढंग से व्यवस्था कर सके। इसको हमने महत्ता दिया है और इसीलिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। और शिक्षा का जहां तक सवाल है, पहले सबसे अधिक हम उत्तर प्रदेश में, देश में सभी साक्षर हो जाए, ये हमारा प्रयत्न है, क्योंकि साक्षरता बहुत कम है। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है कि प्राथमिक शिक्षा लोगों को प्राप्त हो। सर्व शिक्षा को हमने आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, बहुत जोर दिया है। गांव-गांव स्तर पर हमने प्रौढ़ शिक्षा भी प्रारंभ की, उसको भी प्राथमिकता दिया था। सभी शिक्षित हों। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वे मतदान करें, इसके लिए प्रेरित करेंगे और विश्वास है कि सर्वाधिक मतदान प्रतिशत इस वार्ड में होगा और यह वार्ड नंबर 1 पर जाएगा, तो आश्चर्य नहीं। मित्रों, आम जनता इस समय परिवर्तन चाहती है, वर्तमान हुकूमत को हटाना चाहती है, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र में हो। लोगों को लग रहा है कि जब से केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट बनी और प्रदेश में मायावती की सरकार बनी, तब से देश में और प्रदेश में भयंकर हाहाकार की स्थिति निर्माण हो गई है। देश में यूपीए गवर्नमेंट के दुर्नीतियों के कारण, कांग्रेस के दुर्नीतियों के कारण आसमान छू महंगाई बढ़ी, आसमान छू महंगाई। चीजों की कमी है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका उचित प्रबंधन नहीं है। उस उचित प्रबंधन के अभाव के कारण आसमान छू महंगाई बढ़ गई, हर चीज का दाम आसमान छूने लगा। यहां तक कि नमक सभी लोग खाते हैं, लेकिन गरीब तो कभी कभी उसको दाल और सब्जी के स्थान पर बोरन के रूप में उपयोग करता है। उस नमक का दाम भी जो 2 रुपया किलो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में मिलता था, उस नमक का दाम आज 15 रुपया किलो हो गया है। इससे बढ़कर के दुर्दशा किसी और क्या हो सकती है। नमक का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया। आम आदमी के उपभोग करने वाले जितने सामान थे, उन सारी चीजों का दाम आसमान छूने लगा। जाति का सम्मेलन बुलाया जाए, जिस जात के प्रमुखों के साथ उन्होंने असम्मान का व्यवहार किया। डीआईजी मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा कि हमारे विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है, तो मैं दिन कहा तुम पागल हो, और उनको पकड़ के ट्रामा सेंटर में ले जाकर वो बेचारे कह रहे पागल नहीं है, हम ठीक है कि नहीं तुम पागल हो, तुमने भ्रष्टाचार की बात कह दी। मायावती की जमाने जो भ्रष्टाचार की बात कहे वो पागल है। 2,54,000 करोड़ उन्होंने लूटा है। भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप प्रदान किया है। संस्थागत रूप प्रदान करने का मतलब यह होता है खुलेआम विभागों में ये कहना कि इतना प्रतिशत पहले तय कर लो, तब विकास के काम में लगेगा। खुलेआम, इसको भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। भ्रष्टाचार को उन्होंने संस्थागत बना दिया। फिर काय के सड़क बनेगी आज? विकास नगर वाले कहते हैं खुद ही सड़क। अरे सड़क कहां से बन जाएगी? डॉक्टर दिनेश शर्मा बेचारे क्या करेंगे?
सारा पैसा तो मायावती ने ले लिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा कोई काम करने के लिए जाते थे तो उसके पहले दखल में पहुंच जाते थे और कहते भी नहीं ये काम नहीं होगा और कराऊंगा तो मैं कराऊंगा। वो काम भी नहीं कराए, सड़कें खुद गई, सीवेज की लाइन त्रस्त हो गई, पार्क वैसे के वैसे रह गए, पार्क बने नहीं, वहां उनका बोर्ड लग गया। नगर महापालिका का पैसा शहरी विकास मंत्रालय ने जबरदस्ती कब्जा लिया। नतीजा यह हुआ कि महानगर को काम नहीं करने दिया, वो सब पैसा का भ्रष्टाचार के पेट में भर डाला। ये मायावती का राज्य रहा है, जिन्होंने पत्थरों का व्यापार किया, जिनके हुकूमत के दौरान सबसे अधिक बच्चों का अपहरण हुआ, जिनके हुकूमत के दौरान सबसे अधिक माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई, जिनके हुकूमत में उनके ही पार्टी के ही जनप्रतिनिधियों ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया। और जब बलात्कारियों को धिक्कार आ गया, कहा गया इनको पकड़ो, तो मायावती ने उनको बचाया है। दद्दू जो बाधा वाले थे, जो बुंदेलखंड वाले, उन्होंने कमला कुशवाहा के साथ बलात्कार की घटना की, दुराचार किया। हमने आरोप लगाया, बुंदेलखंड के दौरे पर था, हमने आरोप लगाया। दूसरे दिन मायावती ने कहा नहीं उसने नहीं किया है। वह सब स्वीकार किए। स्वयं कमला ने कहा कि मेरे साथ दुराचार किया, उसने किया, उसके पीए ने किया। बाद में कमला को मारने की कोशिश की गई। मैं कमला को जानता नहीं, मेरे पास फोन आया, मेरा भाषण सुन करके, बयान सुन करके। रात के दिन फोन आया कि भाई साहब मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाइए। हमने अपने महिला मोर्चा के लोगों को चित्रकूट में कहा कि जाकर बचाओ। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां धरना दिया, प्रदर्शन दिया, हमारे महिला मोर्चा के महिलाओं के ऊपर धारा लगाई। यह मायावती की हुकूमत हुआ है। क्या चाहेंगे क्या ये सब? क्या चाहेंगे क्या माताओं बहनों के साथ दुराचार का व्यवहार? चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने प्रदेश को लूटा है। दोनों पार्टियों ने प्रदेश की आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। दोनों पार्टियों ने विकास के काम को अवरुद्ध किया है। दोनों पार्टियों ने कानून व्यवस्था को एकदम जर्जर कर डाला है। और आज हालत ये पैदा हो गई है, कांग्रेस को लोग मिलकर के 4.5% आरक्षण की बात मुसलमान के नाम पर कह रहे हैं। और लोग कह रहे हैं मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाया जाए। मुसलमान को इंसान नहीं मानते, मुसलमान को वोट बैंक मानते हैं। इंसान माने होते तो उनके मजहब के मानने वाले लोगों में अगर किसी प्रकार की विपन्नता थी तो जैसे बाकी के लोगों के लिए विकास के कार्य के नाम पर उनको जीवन में उन्नति लाने का प्रयत्न किया जाता है, यही मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। आपने बड़े धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुना, इसके प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।